नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, तो उस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये आज का वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर या खुदरा निवेशक आप स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय पे नहीं फाइंड आउट कर सके कि आपका जो स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, वो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का शिकार होने जा रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि उसके अंदर आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है उस केस में, जब इस स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में दूसरे निवेशकों को पहले पता लग जाएगा। तो हो सकता है आपको बाद में पता लगे या लास्ट में पता लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज ए निवेशक अपने स्टॉक्स के ऊपर बारीकी से नज़र रखें, और अगर आपको कोई भी ऐसा अंदेशा होता है या ऐसा कोई भी सिग्नल मिलता है कि इस स्टॉक में प्राइस मैनिपुलेशन होने वाली है या हो सकती है, तो आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि उसके अंदर अगर आप बने रहते हैं तो आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और उसके अंदर आप जो फाइनेंशियल लॉस है वो आपका 30 से 40% भी हो सकता है। और आप ये मत सोचिए कि अगर आप किसी बड़े स्टॉक में या अच्छे स्टॉक में आपने निवेश किया हुआ है तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं इनडायरेक्टली स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा इस बारे में। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके स्टॉक में प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है नहीं हो रही। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि जो इस वीडियो में 5वें नंबर का पॉइंट है वो काफ़ी एक रिलायबल सोर्स है पता करने का कि इस स्टॉक में प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं, क्या आपको चेक करना पड़ेगा, तो 5वें नंबर के पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो रिलायबल डेटा है और उसके अंदर आपको कुछ ऐसा गैस करने की या एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर वहाँ पे अगर ये चीज़ लिखी हुई है, उस सोर्स पे अगर ये लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ हो रहा है उस स्टॉक में, तो आप आंखें बंद करके उस सोर्स के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा 5वें नंबर के पॉइंट पे। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है जो आप आसानी से चेक कर सकते हैं वो ये चेक कर सकते हैं कि आप उसकी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज देखिए कि स्टॉक में जो वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज है उसका जो मूविंग एवरेज है 20 दिन का, 50 दिन का या 100 दिन का, उसके ऊपर आप एक नज़र रखें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर वो स्टॉक जो है मैनिपुलेशन के लिए चुना गया है ब्रोकर्स द्वारा। तो अगर आपको लगे कि स्टॉक की जो वॉल्यूम है या डिलीवरी परसेंटेज है उसमें काफ़ी शार्प गिरावट आई है, तो वो आपके लिए खतरे की घंटी है। अब यहाँ पे शार्प गिरावट जो है उसकी कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं होती, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। तो अगर आप एक मान लीजिए आपने स्टॉक बी में निवेश किया हुआ है और उसके अंदर आपका जो स्टॉक है वो दिन का उसके अंदर वॉल्यूम में 0.5 या 1% ऑन एन एवरेज ऊपर नीचे होता रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो वॉल्यूम सेम रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो डेली बेसिस पे होती रहती है। तो एक स्टॉक का बिहेवियर होता है। तो आप ये चेक करिए कि उसकी ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर कितनी वॉलेटिलिटी है उस स्टॉक में वॉल्यूम के टर्म्स में। तो अगर मान लीजिए वो वॉलेटिलिटी 0.5% से 1% तक है, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल बिहेवियर है उस स्टॉक का, उसमें कोई आपको ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि वॉल्यूम कम हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए इस स्टॉक में अगर एक दिन आपको लगे कि आज 5 या 10% वॉल्यूम में चेंज आ गया, बढ़ गई या कम हो गई, तो आपको उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक बड़ा भारी चेंज है इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर। वहीं पे अगर मान लीजिए एक दूसरा स्टॉक है, स्टॉक ए, उसके अंदर जो डेली की वॉल्यूम का अप एंड डाउन है वो एवरेज 4 या 5% है। अब उस स्टॉक में 8 या 10% ऊपर नीचे एक दिन हो जाएगा तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। उस स्टॉक में हो सकता है कि 15% जिस दिन ऊपर नीचे हो जाए वॉल्यूम, तो आपको वहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये पॉइंट बता रहा हूँ कि हर स्टॉक के लिए जो वॉलेटिलिटी की डेफिनेशन है वो अलग है। आप ऐसे स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते कि अगर 4%
एवरेज से वो ऊपर नीचे हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो आपका जो ये प्रतिशत फिगर है ये हर स्टॉक के लिए अलग रहेगा। हो सकता है 8 या 10% भी कई स्टॉक्स में डेली की वॉल्यूम हो सकता है ऊपर नीचे हो, वहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। तो आप जिस स्टॉक को भी एनालाइज कर रहे हैं आप उसके अंदर चेक करिए कि यहाँ पे एवरेज जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी है, और जो जिस दिन आपको अगर उसके अंदर सावधान होने की ज़रूरत है, आपको खतरे की घंटी दिखाई दे, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस दिन कितनी प्रतिशत वॉल्यूम जो है ऊपर या नीचे हुई। उसी तरीके से डिलीवरी परसेंटेज भी आप देख सकते हैं। आप उसके अंदर देखिए कि नॉर्मली डिलीवरी परसेंटेज कितनी रहती है, और अगर एकदम आपको दिखे कि शार्प ड्रॉप हो गया डिलीवरी परसेंटेज में, एक स्टॉक में मैंने देखा कि जहां एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 70% रहती थी, वहां अचानक वो 3 या 4 दिन के अंदर वो डिलीवरी प्रतिशत 25 या 30% पे आ गई। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ चल रहा है और वहाँ पे कुछ शार्प मूवमेंट होने का अंदेशा है। अगर ये आपकी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो शार्प डेविएशंस दिखाएं अपनी एवरेज के कंपैरिजन में। और एक और जो सिग्नल होता है वो ये होता है कि वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज के साथ अगर मान लीजिए प्राइस की मूवमेंट भी हो रही है, तो हो सकता है कि वो एक नॉर्मल बाइंग या सेलिंग उसमें हो सकता है चल रही हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि मैनिपुलेशन का मतलब ये भी होता है कि उस प्राइस को स्टेबल रखा जाता है, उस स्टॉक के प्राइस को आप स्टेबल रखते हैं जो ऑपरेटर्स। तो इसी केस में अगर मान लीजिए आपकी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज तो शार्पली करेक्ट हो गई, लेकिन प्राइस वहीं का वहीं है जहां वो पहले ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ तो पक्का ही गड़बड़ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, आपको उसके कारण का पता लगाना पड़ेगा। ये एक इनिशियल सिग्नल होता है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हो सकती है, होगी ही होगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पर जहाँ पे ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इनके अंदर आपको कुछ मिसमैच दिखे या एवरेज के कंपैरिजन में आपको कुछ उतार चढ़ाव दिखें, तो आप उसी टाइम सावधान हो जाइए और आप उसके कारणों का पता लगाइए। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टेप है या दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक का प्राइस जो है बिना किसी कारण के गिर जाए या बिना किसी कारण के बढ़ जाए। अब देखिए हर चीज़ के पीछे कारण होता है। अगर मान लीजिए स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है तो उसके पीछे भी कारण होगा कि क्या कारण, मतलब कुछ तो वजह होगी उसके पीछे। ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होगी। तो जब भी आपको इस तरह की शार्प मूवमेंट्स प्राइस में भी दिखें, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि यहाँ इस केस में जो सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, यहाँ हो सकता है कि आपको डिलीवरी या वॉल्यूम के अंदर आपको ऐसा कुछ ज़्यादा मूवमेंट्स ना दिखें, लेकिन सिर्फ प्राइस में आपको मूवमेंट दिख रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डिलीवरी प्रतिशत लगभग सेम है और आपकी वॉल्यूम भी लगभग उसी रेंज में है जिस रेंज में वो नॉर्मली ट्रेड करता है, लेकिन प्राइस जो है एकदम सडनली करेक्ट हो गया या काफ़ी नीचे चला गया, 10% नीचे चला गया, तो यहाँ पे भी स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन होने का अंदाज़ा है। तो आप इसमें फिर मेरी वही सलाह रहेगी कि आप जो डेली एवरेज है उसकी मूवमेंट के साथ ही कंपेयर करें प्राइस को, उसको स्टैंड अलोन बेसिस पे ना कंपेयर करें। 1-2 दिन या 5 दिन में वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो उसके अंदर आप जो उसकी मूविंग एवरेजेस हैं उससे कंपेयर करें। और 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ओके पर क्राइटेरिया है चेक करने के लिए। लेकिन हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है, कोई 7 दिन की देखता है, कोई 5 दिन की देखता है, कोई 20 दिन की देखता है, कोई 200 दिन की देखता है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल है, जिस भी एनालिसिस के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप क्योंकि आप बेहतर जानते हैं हर स्टॉक में प्राइस मूवमेंट अलग होती है, वॉल्यूम मूवमेंट अलग होती है, डिलीवरी परसेंटेज अलग होती है। तो इन पहले 2 पॉइंट्स में हमने जो चर्चा करी, वहाँ पे जो प्राइस है, वॉल्यूम है और डिलीवरी परसेंटेज है, ये 3 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। इन तीनों के बीच आपस में समन्वय होना चाहिए। और इसके बारे में एक मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं इन तीनों के आपस में जो रिलेशन है मूवमेंट का, उसके बारे में एक विस्तार से चर्चा करूँगा कि आप उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं और उसका कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रही है और आपकी डिलीवरी परसेंटेज भी ऊपर जा रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। पर अभी जो मैंने स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन के हिसाब से आपको बताया, उसके अंदर यही जानना ज़रूरी है कि जो आपकी डेली मूविंग एवरेजेस हैं उसके अगेंस्ट कोई शार्प मूवमेंट तो नहीं हो रही है। अगर शार्प मूवमेंट हो रही है उसको कैसे कैलकुलेट करना वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप उसके ऊपर ध्यान रखें, नज़र रखें, और ख़ास तौर पे जब आपके पास कोई स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक है जिसके अंदर वॉल्यूम्स
कम है। और आप जो गिरवी जो रखे जाते हैं शेयर, प्लेजिंग जो होती है शेयर्स की, उस डेटा के ऊपर भी नज़र रखें। अगर वो कंपनी के बारे में कुछ ऐसा न्यूज़ आता है कि पास्ट में उन्होंने ऐसा किया था या वो ऐसा कर सकते हैं, तो इस बारे में 5वें नंबर के पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो मतलब फेमस होते हैं कि भाई ये इन स्टॉक्स में आप मान के चलिए ही कि ये मैनिपुलेशन क्लब के परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसको कहते हैं कि जोड़ तोड़ क्लब के ये स्टॉक्स जो हैं वो माने जाते हैं या जाने जाते हैं कि इनके अंदर मैनिपुलेशन चलती ही रहती है। और वो काफ़ी नोटोरियस स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर आप मतलब आंखें मूंद के आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ मैनिपुलेशन हो रही है। उन स्टॉक्स में ना ही ट्रेड करें तो बेटर है। और नॉर्मली ये जो काफ़ी फेवरेट होते हैं ये ऑपरेटर्स के, ट्रेडिंग स्टॉक्स भी कहते हैं इनको। मैं ये नहीं कह रहा सारे ट्रेडिंग स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होती है, पर जो ये जोड़ तोड़ क्लब के स्टॉक्स होते हैं जो परमानेंट मेंबर हैं वो ऑपरेटर्स के काफ़ी फेवरेट होते हैं और उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, क्योंकि आप काफ़ी आसानी से उनके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे कमाने के काफ़ी अच्छे मौके होते हैं एज ए ऑपरेटर, नॉट एज ए रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर अगर आपने ऐसा कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर को जानता हूं जिन्होंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया हुआ है और वो उसी के ऊपर खेलते हैं। वो स्टॉक जो है मैंने भी काफ़ी समय तक उसको ऑब्जर्व किया और मुझे भी काफ़ी हद तक उस स्टॉक की मूवमेंट समझ में आ रही है। तो वो काफ़ी उसमें मैनिपुलेशन की बहुत सारी अपार पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसका लाभ उठाया जाता है ऑपरेटर्स द्वारा और रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा। उस स्टॉक का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर अगर आप ऐसे किसी एक स्टॉक में मूवमेंट को अगर आप समझ लें कि इसमें मैनिपुलेशन कैसे हो रही है, कब होती है, कैसे होती है, किस प्राइस पॉइंट पे होती है, तो आप बड़ी आसानी से उसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऊपर जा रहा है तभी कमा सकते हैं, जब नीचे जा रहा है तब भी कमा सकते हैं। उसके अंदर आप हाई लेवल के ऊपर जब वो हाई वैल्यू पे है उस टाइम आप सेल कर दीजिए, जब वो नीचे आए तो बाय कर लीजिए। तो आप ऊपर जा रहा है तब भी पैसे कमा सकते हैं, नीचे जा रहा है तब भी पैसे कमा सकते हैं। और उस स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, दिन का वो कई बार 4-4, 5-5% ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जो परमानेंट मेंबर हैं स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन क्लब के, जिसको मैं जोड़ तोड़ क्लब भी कहता हूं। तो जो उस जोड़ तोड़ क्लब के मेंबर हैं, आप अगर सीधा उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का पैसे कमाने के लिए, तो आप उन स्टॉक्स को सर्च करिए और उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। और आपको अगर वो मूवमेंट समझ आती है तो वो आपके लिए ट्रेडिंग स्टॉक्स भी हो सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं हमें ट्रेडिंग स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, तो ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग स्टॉक्स जो हैं वो जोड़ तोड़ क्लब के मेंबर होते हैं। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन उसमें काफ़ी नॉर्मल होती है, कॉमन होती है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ चौथे नंबर का पॉइंट आता है कि जो स्टॉक्स फंडामेंटली वीक हैं वो नॉर्मली ब्रोकर्स या मार्केट ऑपरेटर्स के रडार पे होते हैं मैनिपुलेशन के लिए। जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती और वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे निवेशकों को उस स्टॉक के ऊपर काफ़ी भरोसा होता है। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे आप नॉर्मली देखा गया है कि प्रमोटर्स या जो बड़े निवेशक हैं उस स्टॉक के अंदर वो प्लेजिंग वगैरह नहीं होता उस स्टॉक के अंदर। वहाँ पे स्टॉक्स गिरवी नहीं रखे जाते क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं और उनके जो प्रमोटर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस के वहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रमोटर को एकदम पैसे की ज़रूरत पड़ गई या उनकी कंपनी की जो हालत है वो खस्ता है। तो वहाँ पे कंपनी की हालत भी काफ़ी अच्छी होती है, कंपनी मुनाफे में होती है। वही स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कहे जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं जो कंपनीज। तो ये जो प्रॉब्लम है या जो ये समस्या है स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की, ये जो फंडामेंटली वीक कंपनीज होती हैं वहीं पे देखी गई। तो वहाँ पे जैसे प्रमोटर ने ऋण लिया हुआ है, अब ऋण लिया हुआ है तो उसको वो चुकाना है, तो वो क्या करेंगे कि अपना जो स्टॉक्स हैं अपने पास जो उन्होंने रखे हुए हैं उनको प्लेज कर देंगे। तो प्लेज कर देंगे तो वो एक साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये जो समस्या है ये कॉमन उन्हीं स्टॉक्स में होती है जहाँ
जहाँ पे जो स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इस तरह की समस्या या स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन नहीं देखी गई, क्योंकि जो ये स्मॉल या मिड कैप कंपनीज हैं वहाँ पे अगर वो कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही या कुछ उनको समस्या आ गई है अचानक, जैसे एक और कंपनी है, मैं उसके बारे में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ क्या था कि उनके एक अमेरिकन क्लाइंट ने उनका जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया और वो उनका सबसे बड़ा क्लाइंट था। उस केस में क्या हुआ कि वो स्टॉक लगभग 50% गिरा 4 या 5 दिन के अंदर, और काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है वो। तो वहाँ पे दिक्कत ये हुई कि जब वो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो एक सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, और वहाँ पे प्लेजिंग भी की हुई थी प्रमोटर्स ने। तो उस केस में क्या है कि उसको अच्छे से डंप किया गया। क्या है कि जो लेंडर्स हैं उनको एक्स्ट्रा स्टॉक्स नहीं मिले प्लेजिंग के लिए, और उनका मार्जिन जब कॉल उनकी नेगेटिव में उनका मार्जिन जो है वो कम हो गया, जब स्टॉक प्राइस लोन अमाउंट से नीचे चला गया, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने वो स्टॉक जो है डंप करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जहाँ पे वो अगर एक ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से 15-20% तक गिरता, लेकिन वहाँ पे लेंडर्स द्वारा डंप किए जाने पे वो स्टॉक 50% तक गिरा, और वो भी केवल कुछ दिनों के अंदर। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं आप उन्हीं में ही निवेश करिए, और हो सकता है कि आपको उन स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा रिटर्न ना मिले, लेकिन आप उन स्टॉक्स में अगर निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी आपको नुकसान कभी नहीं देंगी लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इसलिए आप जो फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि उनके अंदर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और प्रमोटर ने मान लीजिए 50% से ज़्यादा शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, तो उस केस में तो मतलब बिल्कुल आप उसी समय निकल जाइए उस स्टॉक से और किसी अच्छे स्टॉक में निवेश करिए। तो 5वें नंबर का पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वो पॉइंट ये है कि काफ़ी निवेशकों को नहीं पता कि जो भी ये मैनिपुलेशन का डेटा होता है या मैनिपुलेटिव ट्रेड्स जिनको कहा जाता है, इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं या इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया या किन कंपनीज के ऊपर इस समय एक्शन चल रहा है, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपकी सेबी और एनएससी की वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं, या अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर भी पढ़ें तो उसके अंदर आपको ये न्यूज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में निवेश किया हुआ है आपने, जो आपको लगता है कि जो मतलब खतरे के निशान के आसपास है और जहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में निवेश किया हुआ है कि जो खतरे के निशान के आसपास है, जहाँ पे प्रमोटर्स की मान लीजिए प्लेजिंग 40% के आसपास है, तो वहाँ पे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हो सकती है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि आप सेबी और एनएससी की वेबसाइट्स को आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है या कोई ऐसी खबर तो नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में किसी तरह की मैनिपुलेशन चल रही है, मैनिपुलेटिव ट्रेड्स की कोई कंप्लेंट तो नहीं है, या कोई उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर तो नहीं इशू किया सेबी ने या एनएससी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो आपने जिन स्टॉक्स में निवेश किया है आप सिर्फ उन्हीं के लिए चेक करें। एक ओवरऑल भी अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आप आज आपने मान लीजिए एक स्टॉक लिया और वो स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है, हो सकता है आप 1 या 2 साल बाद उसको ट्रैक करना बंद कर दें, तो हो सकता है कि किसी भी स्टॉक की जो किस्मत है वो बदलते हुए समय नहीं लगता, किसी कंपनी का एकदम मुनाफे से वो कंपनी जो है वो लॉस में आ जाती है। ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छे मुनाफे में चल रही थी पर अब काफ़ी बड़े लॉस में चल रही हैं। तो अगर जो आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग अगर नहीं कर रहे तो आप वो मॉनिटरिंग ज़रूर करिए। और ये जो डेटा है कि सेबी या एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है कि किन कंपनीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है मैनिपुलेटिव ट्रेड्स की, या किन कंपनी के अगेंस्ट कुछ एक्शन चल रहा है, आप इस डेटा को, मैं ये नहीं कह रहा कि हर हफ्ते चेक करिए, आप लगभग महीने में एक बार आप अपने टू डू कैलेंडर में उसको ऐड कर लीजिए, हर महीने में जाके चेक करिए। उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन सी कंपनीज़ के अगेंस्ट इस तरह का कुछ एक्शन हो सकता है या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है। अगर आपको ऐसा लगे कि जिस कंपनी में आपने निवेश किया और उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है या कोई कार्रवाई हो सकती है, आप उस स्टॉक से उसी समय निकल जाइए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि उस स्टॉक में क्या होगा, कैसे उसकी मूवमेंट होगी और समस्या क्या है या समस्या की जड़ क्या है, ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी सिग्नल मिले कि प्लेजिंग इंक्रीज हो गई है उस कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा, या उस कंपनी के अगेंस्ट कोई शिकायत आई है मैनिपुलेशन की, या किसी भी तरह का आपको कोई भी सिग्नल मिले जहां पे आपको ये अंदेशा हो कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हो सकती है, आप उसी समय उस स्टॉक से निकल जाएं और किसी अच्छे स्टॉक में निवेश करें।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। आप इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग करें और इस स्क्रीन पे दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलें, इससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।